मेरे वालिद साहब पहले तो जनरल सेक्रेटरी रहे, उस वक़्त होती थी आल पाकिस्तान कन्फेडरेशन ऑफ लेबर। मेरे वालिद साहब मरहूम ने 1949 से ऑनवर्ड 87 तक ILO में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बहुत ही कम इल्म में है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ऑल इंडिया पोस्टल लीग के सदर थे, जो 1935 में, उस वक़्त उसकी मेंबरशिप 50,000 थी। लेबर यूनियन में जो बाकायदा मैं मतलब आया काम करने के लिए, वो तो मैं 78 में था, पर बचपन से क्योंकि मेरी वालिद साहब के साथ अटैचमेंट थी तो मैं शुरू से ही ये चीज़ें देखता आ रहा था। तो मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, जापान गया हूँ, सिंगापुर हूँ, हांगकांग है, इजिप्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह और काफ़ी मुल्क है, ईरान है और कई हैं। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के आज के चीफ गेस्ट हैं पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के नौ मुंतखब सदर चौधरी नसीम साहब, जो पहले सेंट्रल पंजाब के सदर थे। हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। मेहरबानी जाजवर साहब, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? और आप तशरीफ़ लेके हैं, इसके लिए भी आपका बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले तो हम अपने चैनल की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं। और इसके अलावा हम आपसे सवालात का भी आगाज़ कर लेते हैं इसके साथ ही, कि आप ये बताएं कि इस फेडरेशन के साथ और लेबर यूनियन के साथ सबसे पहले अटैचमेंट आपके वालिद साहब की थी, उनके हवाले से बताएं। जी, ये ऐसे है कि मेरे वालिद साहब ने 1944 में, उनका नाम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, चौधरी रहमतुल्लाह, 1944 में लेबर लीग बनाई और ये जद्दोजहद पाकिस्तान में हिस्सा उनका रहा। क़ायद आज़म की रफ़ाकत भी रही। उसमें ये चीज़ था कि लेबर को मोबिलाइज़ करना फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसमें एक पार्ट था उनका। और जब इसी में वो जेल में भी रहे गुरदासपुर में, और सारा इसमें जो हिस्सा लिया, और उसमें जब ये पाकिस्तान बना तो फिर उन्हें मतलब पंजाब के जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। अच्छा, आपके वालिद साहब जो हैं वो कौन कौन से ओहदे में फाइज रहे? मेरे वालिद साहब जी वो पहले तो जनरल सेक्रेटरी रहे, उस वक़्त होती थी आल पाकिस्तान कन्फेडरेशन ऑफ लेबर। वो क्योंकि पाकिस्तान इकट्ठा था, ईस्ट पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर एंड वेस्ट पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर, इसके दो विंग थे। फिर और उसका जो मरकज़ी विंग था उसको एपकॉल कहते थे, आल पाकिस्तान कन्फेडरेशन ऑफ लेबर। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। उसमें जो फेडरेशन थी बड़ी मजबूत तरीन वो फेडरेशन थी दोनों हिस्सों में मुल्क के, और उसके जो लीडर थे वो ILO की गवर्निंग बॉडी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। चौधरी साहब मरहूम, मेरे वालिद साहब मरहूम ने 1949 से ऑनवर्ड 87 तक ILO में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये वाज द मेंबर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी, और सब्स्टिट्यूट भी रहे और गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रहे। अच्छा, आप ये बताएं कि क़ायद आज़म भी आपने बताया कि लेबर यूनियन के सरपरस्त रहे, उस हवाले से हमें बताएं। सर, उन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, ये लोगों के बहुत ही कम इल्म में है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ऑल इंडिया पोस्टल लीग के सदर थे, जो 1935 में, उस वक़्त उसकी मेंबरशिप 50,000 थी। अच्छा। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनके बिहाफ़ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बोलते रहे। और जो आप इंडिया की वो बुक देखेंगे तो उसमें रिकॉर्ड में है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो तकारीर हैं फॉर द लेबर के लिए, एक्ट के लिए, तो वो बहुत ही आपको नज़र आएगा कि कितने वो ज़्यादा करीब थे मज़दूरों के। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने लेबर यूनियन में कब शमूलियत इख्तियार की और अब तक का जो सफ़र है इस हवाले से बताएं। देखिए जी, लेबर यूनियन में जो बाकायदा मैं मतलब आया काम करने के लिए, वो तो मैं 78 में था, पर बचपन से क्योंकि मेरी वालिद साहब के साथ अटैचमेंट थी तो मैं शुरू से ही ये चीज़ें देखता आ रहा था। बहरहाल मतलब सही तरीके से जो है वो मैं मतलब एज ए कारकुन 1978 में इसका एक हिस्सा बना। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि जब आपके वालिद साहब सदर थे, उसके बाद शुरू में भी आपको सदर बनाने की ऑफर हुई, वो वाक़या? वो वाक़या ऐसे नहीं है। जब मेरे वालिद साहब सदर थे तो मैं किसी ओहदे पे नहीं था। अच्छा। मैं एज ए वर्कर उसमें काम कर रहा था, एज ए यूथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा था।
और मैंने उसी सिलसिले में बैनुल-अक़वामी तौर पे भी ट्रेनिंग हासिल की। वो मुझे मौका मिला अमेरिका में जाके वो मतलब डिप्लोमा लूँ US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से। फिर मुझे मौका मिला मैं ट्यूरन में जाऊँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम पर डिप्लोमा, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम बिटवीन एशिया एंड यूरोप, उसका मुझे मुतालिया का मिला। उसके बाद जब मेरे वालिद साहब की 1988 में अल्लाह को प्यारे हुए, तो मेरे वालिद साहब के कुल थे, तो दोस्त आए, अहबाब आए, तो उन्होंने कहा जी अब आपको इसकी जगह लेनी चाहिए। तो मैंने कहा जी अभी मैं इसको अपने आप को डर नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि मैं इस ओहदे के लायक हूँ, तो ये हमें किसी और साथी को लेके आना चाहिए तो इसके लिए। फिर वो हबीब बैंक यूनियन के सदर थे चौधरी तालब नवाज साहब, उन्हें हमने रिक्वेस्ट की और उन्हें सदर लेके आए। सारी जनरल बॉडी का इजलास हुआ जिसमें चौधरी तालब नवाज साहब सदर इलेक्ट हुए। तो मैं अब आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ माई जर्नी, जो मेरे इसमें जो है सफ़र है ट्रेड यूनियन का, 32 साल के बाद मैं इस फेडरेशन का सदर बना। अच्छा जोशी साहब, इस दौरान आपको ग्रास रूट लेवल से ये सदर के ओहदे तक बहुत सारे ओहदों से और मराहल से गुजरना पड़ा, वो भी थोड़ा सा शेयर कर दें। सर ये हुआ कि जब चौधरी साहब की अदालत के बाद मुझे पंजाब में उहदा दिया गया, फिर हुआ ये कि हमारा जो ना पाकिस्तान में इस जो 3 बड़ी तंजीमें थी, आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर थी हमारी उस वक़्त, और एक पाकिस्तान नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन थी, और एक आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन थी। तो 1995 में हमने एक, क्योंकि हम तीनों एफिलिएट थे इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन के, तो वो ICFTU ने मतलब कहा जी कि आप एक मुल्क में काम कर रहे हैं और एक काज के लिए काम करते हैं, वाई यू नॉट बिकम यूनाइट क्यों नहीं होते। तो उसमें हमने आपस में बैठ के एक कौंसल बनाई। 10 साल रफाकत के बाद हमने फैसला किया कि अब हमें एक फेडरेशन जो है ना वो बना लेनी चाहिए। तो सन 2005 में पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का क़याम अमल में आया। अच्छा, तो जब वो क़याम अमल में आया तो मुझे पंजाब का, उसमें सेंट्रल पंजाब का सदर। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी ये जो तंजीम है इसमें कौन कौन से अदारे शामिल हैं या उनके वर्कर्स शामिल हैं, उनके बारे में बताएं। इस तंजीम में ये मल्टी मतलब आप है, इसमें बैंक्स भी हैं, इसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या पर पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ हैं मुख्तलिफ जगह पे, और जो इंडस्ट्रियल्स हैं OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी भी यूनियन हमारे साथ है। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हम लाहौर में आ जाते हैं, पेल है, पैकेजेस है, मिल्लत है, शिदान है, बाटा है, इसी तरह ये यूनिट है। और ये आलमोस्ट सियालकोट में है, फैसलाबाद में है, तो वो नाम लूँगा तो बड़ा ज़्यादा हो जाएंगी। 435 हमारी यूनियन है जो इसमें हमारे साथ एफिलेट है। ठीक। और आपके टोटल जो लेबर्स की तादाद कहाँ तक पहुँच गई, कितने लाख हो गई? देखें जी, हमारी जो है ना मेंबरशिप वो तो है 9.5 लाख के करीब। बाकी हमारी जो बदकिस्मती है इस पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जो यूनियनाइज फोर्स है वो सिर्फ 2% है। अच्छा। जो एग्रीकल्चर का शोबा है वो यूनियनाइज नहीं है। इसी तरह कुछ अदारों को गवर्नमेंट एसेंशियल सर्विस में डिक्लेयर कर देती है, वहाँ पर यूनियन की पाबंदी लगा देती है कि यह नहीं है। अब बैंकों में स्थायी भी लगी हुई है, उसका ये है जी कि आप यूनियन तो बना सकते हैं बट बैंकिंग आवर में आप यूनियन नहीं कर सकते। अच्छा। उसके लिए हम बड़ी जदोजहद कर रहे हैं कि जनाब ये मतलब किसके साथ बात करेंगे, अगर बैंक वर्किंग टाइम में नहीं करेंगे तो बात किससे करेंगे। तो ये सरताज अजीज साहब का तोहफा था। अच्छा। तो ये अभी तक वो चल रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी जो वर्कर फेडरेशन है इसके अंडर खवातीन की भी तंजीमें मौजूद है और घरों में काम करने वाली खवातीन की भी? जी, इसमें हमें ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन ने सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर यूनियन बनाई, रजिस्टर कराई, उसके लिए काम किया और आज उसका कानून भी बन चुका है। और उसका इब्तदाई आपको पता है पाकिस्तान के पास जो लेबर लॉज हैं बहुत अच्छे लेबर लॉज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन पर अमल दरामद नहीं होता। अगर अमल दरामद हो तो उसमें काफ़ी मसले मसाइल हल हो जाएँ। और ख़वातीन कितनी तादाद है ओवरऑल अगर हम देखें? ख़वातीन की तादाद जो है ना अभी तो आप कह सकते हैं 4 to 5% है इसमें, बट अब जो नया दौर आ रहा है जिसमें इसमें ख़वातीन की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और अवेयरनेस भी उनमें बहुत ज़्यादा आ रही है।
और जो ख़वातीन हमारे साथ काम कर रही हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट। हमें बात बात रश्क आता है कि मतलब ये इतनी इंटेलिजेंट हैं, इनको तो बहुत ऊपर राइज करना चाहिए। इसी वजह से ये है कि हमारी फेडरेशन को ये भी एजाज़ हासिल है तो एशिया में हमारी जो है ना ITUC उसकी जो बॉडी है उसमें लेबर जो हमारी लेडीज़ को ख़वातीन को पाकिस्तान से हमारी जो फेडरेशन की खातून है वो रिप्रेजेंट करती है। तो हमने तो इंटरनेशनल पे भी रिप्रेजेंटेशन दी है और लोकल लेवल पे भी मतलब जो होते हैं अदारे उनमें दे रहे हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान से बाहर किस किस मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में से बाहर तो मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गया हूँ, मैं जर्मनी गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, जापान गया हूँ, सिंगापुर हूँ, हांगकांग है, इजिप्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह और काफ़ी मुल्क है, ईरान है और कई तो हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जब कोई आपके वर्कर्स या कोई फेडरेशन के जो मुतल्लिक वर्कर्स हैं वो जॉबलेस कर दिए जाते हैं तो इसके बारे से आपकी प्लानिंग है? देखिए जी, जब जॉबलेस होती है जो तो अच्छे एम्प्लॉयर में अभी आपको एक रिसेंटली मतलब देता हूँ, हमारी एक यूनियन है फॉरवर्ड गियर सियालकोट में, ठीक, वो बैग बनाती है एडिडास के। पीछे उनके जो मालिक हैं, मुझे कोई याद नहीं, जहाँ पे कोई अच्छा होगा तो मैं अच्छा कहूँगा, दे आर वेरी नाइस पीपल। बट हुआ ये कि आर्डर बाहर से कम हो गई इस पैंडेमिक की वजह से, तो उनको बंदों को शॉर्ट करना पड़ा कि जी हमें मतलब हम इनको सर्वाइव नहीं कर सकते इनके। वो 435 बंदों को उन्होंने नोटिस देके घर भेज दिया जी कि आपकी हमें सर्विसेज नहीं चाहिए। अच्छा, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, इसी जगह पे इसी हाल में बैठे हम मालिक भी और यूनियन भी, और उन्होंने मेहरबानी की, हमारे वो 435 बंदे जो हैं वो वापस लिए। अच्छा, हाँ जी, जॉब पे वापस लिए और उनके साथ हमने ये एग्रीमेंट ये किया कि ये आइंदा वो 10 साल जो है वो कोई हमारा बंदा जॉबलेस नहीं करेंगे। और अभी उन्होंने कहा जी क्योंकि हमने प्रोडक्शन का मयार देना होता है तो उसके लिए थोड़ा बंदे कम, 250 बंदा जो है हमारा है वो छुट्टी पे भेजा उन्होंने 3 माह की, बट घर में बैठ के वो 68% तनख्वाह लेंगे। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली है क्योंकि हर बंदा काम करना चाहता है, बट इन हालात में जो ये मतलब गैर मामूली हालात हैं इसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है और ये एक बड़ा मुश्किल मरला होता है। जैसे आप देख लें कि अखबारी सनत में आजकल क्या हाल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब है, ऊपर के 2, 4, 5, 6 एंकरों को छोड़ के जो टीवी में है, बाकी सारा हाल देख लें क्या जा रहा है इस वक्त मजबूरी हालात में, माशी तौर पे भी बड़े हैं और ये बड़े क्राइसिस में एरिया है। और हम इसी लिए हम अपने जो मीडिया के भाई हैं, इसीलिए जो हमारे प्रिंट मीडिया हैं या दूसरे हैं, हम कहते हैं कि आपकी यूनियन बड़ी मजबूत होनी चाहिए और हमें मिल के इकट्ठे काम करना चाहिए, ताकि ये भी एक लेबर क्लास है। बाहर दुनिया में द पर्सन हु हैव अ पावर फॉर हायर एंड फायर वो मेंबर नहीं बन सकता। जिस बंदे के पास हायर एंड फायर की पावर नहीं है, ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनियन। इधर इन्होंने बना दिया कि 16 ग्रेड का जो है कैशियर है उसको कह देते हैं जी कैश अफसर है, उसके पास ना पावर है किसी को रखने की ना किसी को निकालने की, उसको सिर्फ यूनियन से निकालने के लिए वो कैशियर को कैश अफसर बना देते हैं, ऑफिसर का साथ में लगा देते हैं फीता, ताकि ये यूनियन से बाहर हो जाए, इनकी कमजोरी हो जाए। हालांकि आप अगर देखेंगे दुनिया में जो भी ताकतवर मुल्क है वहाँ की ट्रेड यूनियन बड़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल, यहाँ पे वो देखें, आप जाए ना, अगर मैं जर्मनी में गया तो उनका लंच हुआ वक्फा देखा तो एक ही कैंटीन थी जहाँ पे वो एम्प्लॉयर भी बैठा हुआ आके खा रहा है, उनका अफसर भी बैठा खा रहा है, लेबर भी, इतनी हार्मनी आपस में और उसमें ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन और उसमें बंदे के अंदर अर्ज पैदा होती है कि ये मेरे साथ वो अच्छा सलूक हो रहा है, ये बुरा नहीं है। इधर तो वो कहते हैं ये मजदूर की कैंटीन है, ये एम्प्लॉयर की कैंटीन है, तो ये बड़ा तफरका है इस माशरे में। अच्छा, आप ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो लेबर के हवाले से आप कैसी महसूस करते हैं? सर देखें जी, इमरान खान साहब नारा तो हमेशा यही लगा रहे हैं कि जी हम लेबर के लिए ये कर रहे हैं, लेबर के लिए वो कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक 2.5 साल में उन्होंने हमें किसी लेबर तंजीम से मुलाकात नहीं की। अच्छा, कि जो मसले मसाइल हैं, जुल्फी बुखारी साहब से 2-3 बार मुलाकात हुई है और उन्होंने 1-2 अच्छे काम भी किए हैं। जो अच्छे काम किए हैं उसमें मिसाल के तौर पे
मैं बीइंग ए मेंबर, मैं EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मेंबर भी हूँ। उसमें जब मैं आया था तो 3,600 रुपया इसकी पेंशन थी। आज उसकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 8,500 रुपया, जिसमें 60% इंक्रीज जो की है ये मौजूदा हुकूमत ने आके की है। अभी इसके जो कुछ केस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अगर हल हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी इसकी जो है पेंशन ये 15,000 रुपये तक जाएगी। और आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को आप मज़ीद अगर 4-5 तजावीज़ देना चाहें कि लेबर के लिए ये काम हो जाए तो पाकिस्तान में इनके हालात बहुत बेहतर हो सकते? सर देखें जी, लेबर के लिए मैं तो पहली तो देख, सोशल सेफ्टी नेट जो दुनिया में है ना, वो एक मरकज़ का अदारा होता है। मरकज़ सोशल सेफ्टी नेट मरकज़ के तहत आता है। यहाँ पे बदकिस्मती इसमें सूबों को बांट दिया गया है। अब सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी एक कारकुन उठता है KPK से, वो कराची चला जाता है, या एक कारकुन उठता है पंजाब से, वो चला जाता है, या बलोचिस्तान से वो दूसरे सूबे में आ जाता है। कार्ड जिस जहाँ पे वो मुलाजमत कर रहा है वहाँ पे बनना है, हालांकि वो अपनी फैमिली को तो लेके नहीं जा सकता। अब वो कार्ड बनने का क्या फ़ायदा जब उसकी फैमिली को ही वो नहीं मिलेगी जो मेडिसिन या उसकी इलाज मुआवजे की सहूलत। तो हम इस पे अब लगे। हमारा जो अगला लाया अमल यही है कि हम चाहते हैं कि ये जहाँ का मर्जी कार्ड हो, इट शुड बी वैलिड फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान। जहाँ पे भी उनको मेडिकल की सहूलत हो, चाहिए हो, जहाँ पे उसके बच्चे रहते हैं उसको मिल सके। सेकंड, अब हमारा जो आगे जो है, हमारा जो सोशल सिक्योरिटी बंदा दे रहा है, उसका मसला ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी में जो वो दे रहे हैं 60 साल की उम्र तक उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। अच्छा। 60 साल की उम्र के बाद वो कहते हैं जी यू आर नॉट नाउ कैन हैव दिस मेडिकल फैसिलिटी। हालांकि उस वक्त उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हम इस पे जोर दे रहे हैं कि मेडिकल इंश्योर्ड पर्सन का मीन है कि इंश्योर्ड टिल इज डेथ। बिल्कुल, मतलब जब तक वो जिंदा है उसको मेडिकल की जितनी भी ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए। एक बंदा अपना खून पसीना अपनी जवानी का इस मुल्क की इंडस्ट्री को देता है, तो आप उसको जो है बाद में उसको महरूम कर देते हैं, जबकि जो दूसरे हैं जो है सरकारी महकमों के, उनको हर वक्त मिलती रहती है। और जो अपना खून पसीना जो फैक्ट्रियों में दूसरी जगह पे करते हैं, इनको आप 60 साल की उम्र के बाद कहते हैं जी कि नहीं आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये इसमें भी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए। अगर पहले एक असूल होता था कि 1 तोला सोने के बराबर पे होती थी, आज हालात ये हैं कि 1 तोला सोने की हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने फैमिली बजट बनाया है कि एक अपनी फेडरेशन का, वो मैं किसी वक्त आपको पेश करूँगा। 5 बंदों की फैमिली हो ना, तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो 58,000 रुपये मिनिमम, कोई उसमें लग्जरी नहीं है। वो उसको सर्वाइव करने के लिए 5, इसीलिए ये होता है। ये कहते हैं जी बच्चों को जो जबरी मशक्क़त नहीं होनी चाहिए, बच्चों को आप लेबर में ना लेके आएँ, वो मुमकिन नहीं है। जो एक बंदा जो है वो उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप कहते हैं जी कि ये बना देते हैं जी असूल जी कि हम बच्चों को जी चाइल्ड लेबर ख़त्म कर। चाइल्ड लेबर को अगर ख़त्म करना है तो देन आपको ये चीज़ें लेके आनी। और दूसरा, जो जितनी सोसाइटी एजुकेट होती जाएगी उतनी। मैं छोटा था तो एक बार मैं मेरा ख्याल उस वक्त मैं 10 साल का था, मैं जलसा देखने चला गया अयूब खान का। तो मैं पुरानी यूनिवर्सिटी में था, तो उसने उस वक्त कहा कि जनाब ये फैमिली प्लानिंग पे अमल करें। तो लोगों ने उसका, ये मौलवियों ने, दूसरों ने ये बड़ा मजाक उड़ाया। आप उस वक्त की आबादी देख लें और आज की आबादी देख लें और आज के मसले और आज के मसाइल देख लें। हमारे लाहौर के इर्द गिर्द एक ग्रीन बेल्ट होती थी जो हमारी सारी ज़रूरियात पूरी करती थी। आज उन ग्रीन बेल्ट पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं, जिधर जिसका दिल करता है छुतर बेमार की तरह सारा चीज़ फैलती जा रही है, और इसको कंट्रोल करने की बड़ी ज़रूरत है। इस पर भी हम चाहेंगे कि ये जो मैम है, और दूसरा हम जो चाहते हैं कि कोऑपरेटिव का सिस्टम जो है ना, इसको दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाए। मिसाल के तौर पे अब जदीद तरीन मशीनरी आ गई है, एक छोटा किसान नहीं ले सकता। तो गवर्नमेंट अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत एक 2-3 गांव के लिए एक लेटेस्ट मशीनरी दे दे, वहाँ से वो किराए पे लें और वहाँ पे भी मेंटेनेंस हो और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के साथ वो अपनी काश्तकारी करें, तो इससे मुल्क को बहुत आगे जाएगा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। सर आप बहुत मेहरबानी बात साहब, आपने बड़ा बहुत शुक्रिया। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore.
Phone 0423-575-6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायमशुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 924237231448।